Hello everyone, how are you? Uh, you are all welcome for the online classes for B.Ed second year. तो आज हम B.Ed second year के यूनिट सेकेंड का जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जो वर्ड टेक्सोनॉमी है ये कहाँ से आया, किसके द्वारा दिया गया? सबके दिमाग में ये चीज़ घूमती होगी, टेक्सोनॉमी क्या होता है? कई टेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट कहाँ से आ गए लर्निंग में? भाई लर्निंग में टेक्स्ट की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो टेक्सोनॉमी का टैक्सेस से, जो हम टैक्सेस पे करते आ रहे हैं, उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर टेक्स्ट का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। यहाँ पर टेक्स्ट का मीनिंग है क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर ये जो आपके यूनिट है, इसमें जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, सीखने के या लर्निंग के जो भी उद्देश्य हैं, उनका एक वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। या क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम हम कह सकते हैं ग्रुपिंग, कि कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं किसके? लर्निंग के। लर्निंग के कुछ ग्रुप्स बनाए कि कैसे हम लर्निंग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ टेक्सोनॉमी से, कि टेक्सोनॉमी जो हमारी रिसर्च थी वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम, बेंजामिन बेंजामिन ब्लूम जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर थे, जिन्होंने रिसर्च करके टैक्सोनॉमी को रिसर्च किया। किसके लिए? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहा हमारे एजुकेशन पे। लर्निंग्स में जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स थे वो उनके बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक्चुअली जो हमारी डेफिनेशन रहेगी टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, वो क्या रहेगी, या मीनिंग या डेफिनेशन कह सकते हैं हम इसका। इट मीन्स लर्निंग इज डिवाइडेड। डिवाइड किस में होगा? ग्रुप्स में होगा। डिवाइडेड into groups for achieving goals। कि हमारी जो लर्निंग है उसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया ग्रुप्स में गोल को अचीव करने के लिए। तो ये तो एक साधारण सी इसकी एग्जाम मीनिंग हो गया, या इसको डेफिनेशन कह सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका रोल क्या रहता है, किसका? टेक्सोनॉमी का। इसके द्वारा बच्चे को कितना सीखने को मिलता है, या बच्चे में कितनी प्रोग्रेस होती है, कितना इम्प्रूवमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम अब यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला रहेगा टेक्सोनॉमी के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, कि व्हाट द स्टूडेंट शुड नो, कि बच्चे को किस नॉलेज की ज़रूरत है, बच्चे को क्या ज्ञान चाहिए। सबसे पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि हम इस चीज़ का पता लगाएं कि बच्चे को किस नॉलेज की, किस चीज़ की आवश्यकता है। उसके बाद में व्हाट शुड स्टूडेंट फील, बच्चा जो भी लर्निंग कर रहा है उसमें बच्चा कैसा फील कर रहा है, इज ही और शी विल बी कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल। तो हम इसको भी ध्यान रखते हुए ही अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे।
उसके बाद में लास्ट में आता है व्हाट शुड स्टूडेंट डू। यानी ये तीनों जो हमारी चीज़ें इन्हीं पे बेस्ड है हमारी टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन कि सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि व्हाट द स्टूडेंट शुड नो, कि बच्चा क्या जानना चाहता है, बच्चा किसकी लर्निंग करना चाहता है। देन उसके बाद में जिस चीज़ की वो लर्निंग करना चाहता है क्या वो अच्छा फील कर रहा है उसको सीखने के लिए। उसके बाद में हम उसको क्लासीफाई करते हैं, उस ग्रुप में बनाते हैं कि अब हम डिसाइड करेंगे कि बच्चे को कैसे हम पढ़ाएं, बच्चे को क्या करना है उसके बाद में। तो ये तीनों चीज़ें ही बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं टैक्सोनॉमी में, कि जब भी हम टैक्सोनॉमी करते हैं, कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं किसी ग्रुप का या किसी लर्निंग का, तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो एक मेन चीज़ बताती हूँ मैं कि जो बेंजामिन ब्लूम थे, इनकी जो पूरी जो टैक्सोनॉमी थी वो बेस्ड थी 3 डोमेन्स पे। द टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? 3 डोमेन्स पे। 3 डोमेन्स, डोमेन्स मीन्स आधार। इनकी जो ये क्लासिफिकेशन थी, जो टैक्सोनॉमी थी, इसकी 3 डोमेन्स थे, जिसमें पहला था हमारा कॉग्निटिव। पहला था हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव को हम क्या कह सकते हैं? थिंकिंग, कि बच्चे का, वही मैंने बोला था ना, ये जानना है हमें कि बच्चा जानना क्या चाहता है। थिंकिंग, सोचने के द्वारा। तो फर्स्ट डोमेन रहेगा हमारा थिंकिंग। उसके बाद सेकंड हो जाएगा हमारा अफेक्टिव। अफेक्टिव में क्या आ जाएगा? फीलिंग, जो अभी पहले मैंने 3rd स्टेप्स में आपको समझाया था, फीलिंग, कि बच्चा कैसा फील कर रहा है। और 3rd डोमेन रहेगा हमारा साइकोमोटर। साइकोमोटर में क्या, वही बच्चे को करना क्या है? डूइंग एंड स्किल, डूइंग और स्किल, डूइंग और एक्ट। बच्चा किसी भी क्रिया या किसी भी कर्म के द्वारा अब क्या करना है, उसको क्या करना चाहता है। तो ये 3 मेन डोमेन्स हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। तो 1 बाय 1 अब हम इनके बारे में जानेंगे कि हमें क्या कैसे करना है, कि इनको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अब आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉग्निटिव को। ये तीनों मैंने आपको शॉर्टली बता दिए। अब हम इन तीनों के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव का क्या रोल रहता है, अफेक्टिव जो हमारा डोमेन है इसका क्या रोल रहता है, देन लास्टली साइकोमोटर का टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या रोल रहता है। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लर्निंग असेसमेंट में टैक्सोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉग्निटिव का ही ना, कॉग्निटिव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सोचना, सोचने में बच्चा तर्क वितर्क करता है, सारे अपने जो भी उसके विचार हैं उनको सामने किसी से शेयर करता है या बताता है कि मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है। भाई जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नए नए विचार आते हैं कि हमें इससे रिलेटेड क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो सबसे पहला हमारा डोमेन है कॉग्निटिव, ये ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये जो डोमेन है ये किससे है? ये मेंटल स्किल और नॉलेज से। तो कॉग्निटिव क्या होता है? इट इज़ अबाउट मेंटल स्किल्स एंड नॉलेज। इसमें जो हमारी मानसिक स्किल्स हैं और हमारी जो मानसिक योग्यता है उसी पे हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉग्निटिव स्किल्स में ये हमारे 6 इफेक्टिव टर्म्स रहते हैं।
जिनके बेस पे हम इस थ्योरी में काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रहता है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग मीन्स किसी भी चीज़ को याद करना। रिमेम्बरिंग में जैसे कि मैं एग्जाम्पल के बताती हूँ कुछ रिकॉल। जैसे मैंने कुछ नंबर्स बोले बच्चों से, मैंने कंटिन्यू सीक्वेंसली 1 से लेकर 10 तक मैंने नंबर बोल दिए, या नंबर बोल दिए मैंने 10, किसी भी प्लैनेट के नाम या किसी भी फ्रूट्स के नाम मैंने सीक्वेंसली 1 बाय 1 बोल दिए। अब मैं बच्चों से बोलती हूँ कि आप 5 से लेके 1 तक दोबारा रिकॉल करिए, या फिर आप 10 से लेके 5 तक करिए। तो इस तरीके का जो रिमेम्बरिंग प्रोसेस जो होता है हमारे कॉग्निटिव डोमेन में, वो सबसे इफेक्टिव रहता है कि बच्चे रिकॉल कर रहे हैं, बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना हाई है कि बच्चे ने फटाफट से सुन तो लिया। अगर हम उसको सीक्वेंसली 1 2 3 4 तो हर कोई बता देगा कि मैम आपने ये बताई हुई, लेकिन मैंने बोला आपको 7 से लेके 5 तक बताना, या 3 से लेके 1 तक बताना, या 10 से लेके, तो ये जो रिकॉलिंग होती है वो हमारे रिमेम्बरिंग टर्म में इंक्लूड होती है। रिकॉल द वर्ड्स और नेम, किसी का भी नाम कोई भी शब्द हो उनको रिकॉलिंग करना। उसके बाद में सेकंड आ जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग। सेकंड टर्म है हमारा कॉग्निटिव में अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में वही आ जाता है कि मान के चलिए कि हमने अपने कुछ कोई चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया, या हमने कोई पैराग्राफ एक्सप्लेन किया, उसके बाद में हमें उसकी समराइज बतानी है। मान के चलिए हमने कोई चैप्टर पढ़ाया और हमने बच्चों को बोला कि नाउ यू कैन टेल द समरी ऑफ दैट चैप्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन इन द क्लास, कि हमने जो क्लास में चैप्टर बताया उसको आपने कितना सीखा, कितना अंडरस्टैंडिंग है, एक शॉर्टली आप एक समरी बता दो। तो क्या बच्चे उसको बता पा रहे हैं? तो जो सारी अंडरस्टैंडिंग है कि कितना उसने सीखा, उसकी समझ जो कॉम्प्रीहेंशन भी होती है कि उसने उसके अंदर कितनी समझ डेवलप हुई, ये सारा हमारा जो अंडरस्टैंडिंग टर्म है ये हो रहा है, ये इसमें आता है। एक्सप्लेन, इसमें हम ये समझ लेंगे एक्सप्लेन द चैप्टर एंड आस्क फॉर कॉम्प्रीहेंस, कि उसने उस चैप्टर को कितना समझा। हम समरी के द्वारा कि हमने बच्चे को समझाया, पढ़ाया, और उसके बाद में हमने उसको पूछा कि तुम्हें इसमें से क्या समझ में आया। ये सारा हम अंडरस्टैंडिंग जो टर्म है इसमें अप्लाई करते हैं, इसके द्वारा सीखते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा अप्लाइंग, कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइंग में आ जाता है कि यू व्हाट डू यू नो इन न्यू स्टूडेंट्स, कि व्हाट डू यू नो इन द स्टूडेंट्स, कि हमने बच्चों में जाना कि बच्चे चाहते क्या हैं, कि बच्चे क्या चाहते हैं, हम बच्चों पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, कि हम किस वे में बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि देखिए कुछ शरारती बच्चे होते हैं क्लास में, कुछ बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ तो बिल्कुल ही शांत होते हैं, कुछ ज़्यादा शरारती होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो हमें उनके ही तरीके से उन पे जो हमारी नॉलेज उसको अप्लाई करनी पड़ती है। जो शरारती वाले होते हैं उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्टली पढ़ाना पड़ता है कि शांति से बैठ जाओ वरना आपकी पिटाई होगी, और जो शांत स्वभाव के बेटा बोला करो, शांत क्यों नहीं रहते हो आप। तो इस तरीके के हम लोगों को उनके ऊपर जो हमारे नॉलेज है उसको किस तरीके से हम उनको समझाना चाह रहे हैं या उनको अप्लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी टॉपिक है हमारा, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं अच्छा बताओ तुमने क्या सीखा, बोलो आप क्यों नहीं बोल रहे हो। मतलब एक तो शरारती बच्चा है मैम मैं बताऊँ, बेशक उसको आता नहीं है बट ही विल स्टिल डिस्टर्बिंग इन द क्लास। कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें चाहे कुछ आता नहीं है लेकिन उन्हें क्लास में डिस्टर्ब करना ही करना है कि मैम हम बताएं, फिर एक शब्द बोलेगा फिर बाकी बच्चे लाइक दे आर डिस्ट्रैक्टिंग इन द क्लास, वो क्लास में डिस्ट्रैक्ट करते ही रहते हैं। तो जो भी नॉलेज है जो भी है बच्चों की कि हम किस सिचुएशन में किस तरीके से उसको फेस करें, ये सारी चीज़ें हम अप्लाइंग में फॉलो करते हैं। उसके बाद आ जाता है एनालाइज। एनालाइज करना क्या होता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में हम किसी चीज़ की एनालाइज पूर्ण रूप से उसके बारे में एनालाइज करना, उसके बारे में जानना। मान के चलिए कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं पर्टिकुलरली मेरे से ये पूछा जा रहा है कि आपकी क्लास का ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है। तो मैं कहती हूँ देखिए 5 बच्चे तो अच्छे हैं, 5 एवरेज हैं, 5 इंटेलिजेंट हैं, बट मैम ओवरऑल तो क्लास मेरी अच्छी है। लेकिन जो एनालाइज में बता रही हूँ ग्रुपिंग करके बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा कि इतने बच्चे मैम मैं अपने
HOD को, जो भी मैं उनको पूरा परफॉर्मेंस दे रही हूँ, उनकी पोर्टफोलियो बता रही हूँ पूरी क्लास का, कि मेरी जो क्लास है इसमें इतनी मैंने एनालाइज किया क्लास का कि मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने एवरेज हैं, इतने बिलो एवरेज हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। तो ये सब क्या है, एनालाइज करना है। ये सब आ जाता है हमारा एनालाइज में, कि कंपेयर एंड क्लासिफाई इन बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कि उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे हमने उन बच्चों को क्लासिफाई किया और कंपेयर किया, उनके बेसिस पे हमने उनको एनालाइज किया। उसके बाद में हमारा फिफ्थ आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स ओवरऑल रिजल्ट, कि सबका हमने कंबाइन करके बता दिया मैम ओवरऑल माय क्लास इज गुड। तो ये जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस का मतलब है ओवरऑल रिजल्ट। ओवरऑल किसी भी चीज के बारे में एनालाइज करने के बाद हमने जो निर्णय किया, डिसीजन लिया, दैट इज सिंथेसिस। किसी को भी कंपाइल करना कह सकते हैं, कि मैंने एनालाइज में तो बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, कि ये इतने बच्चे एवरेज हैं, इतने बच्चे इस कैटेगरी में हैं, इतने बच्चे इस कैटेगरी में हैं। लेकिन मैंने सिंथेसाइज में सारे बच्चों को कंपाइल करके बोल दिया कि ओवरऑल रिजल्ट या ओवरऑल आउटकम मेरी क्लास का ये आ रहा है कि माय क्लास इज गुड। देन लास्ट में हमारा वही एवेल्युएट मीन्स जजिंग, जजमेंट, जो कि हमने पहले भी असेसमेंट में पढ़ चुके हैं, एवेल्युएशन में। जजमेंट ऑफ द लर्नर्स, कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनका हमें जज करना है, या अपनी ओपिनियन देनी है, डिसीजन देना है, जो भी हमारा इसमें आ जाएगा। अब कॉग्निटिव के बाद में थोड़ा सा हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी क्लास फिर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो हमारा कॉग्निटिव के बाद में ये, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में हम सेकेंड पढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव के बाद सेकंड रहेगा हमारा अफेक्टिव डोमेन। ये किस पे काम करता है, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स। तो ये जो हमारा डोमेन है ये फीलिंग एंड एटीट्यूड्स पे वर्क करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा डोमेन है ये किस पे है, दिस डोमेन इज अबाउट दिस डोमेन इज अबाउट फीलिंग्स, वैल्यूज, वैल्यूज में आपकी सोशल मोरल दोनों वैल्यूज आ जाती हैं, इमोशंस हो जाएंगे बच्चों के, और इमोशंस के साथ साथ में आ जाएगा इसमें इंटरेस्ट, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्ट, है ना। फीलिंग्स, वैल्यूज, मतलब ये जो इफेक्टिव डोमेन है किस पे काम करता है, फीलिंग्स, वैल्यूज, इमोशंस एंड इंटरेस्ट, कि बच्चा सीखने के लिए कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो ये जो है हमारा, इसमें सबसे पहला हमारा जो लेवल रहता है इफेक्टिव डोमेन में, सबसे पहला हमारा डोमेन रहता है रिसीविंग। बच्चा क्या ग्रहण कर रहा है, कितना एक्सेप्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें अफेक्टिव डोमेन में पढ़ते हैं, कि बच्चे ने जो कॉन्सेप्ट है कितना रिसीव किया, कितनी उसने अटेंशन पे करी, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं सेकेंड अफेक्टिव डोमेन के फर्स्ट टर्म में, रिसीविंग, receiving, paying attention,
कि बच्चा कितनी अटेंशन पे कर रहा है, कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सीखने में। उसके बाद सेकंड आ जाता है इसमें रिस्पॉन्डिंग, क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, बच्चा ने कितना अटेंशन पे किया और क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है कि टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका कितना जवाब दे रहा है, टेकिंग पार्ट। इसमें रिस्पॉन्डिंग में ही पार्टिसिपेशन आ जाता है, पार्टिसिपेशन, कि टीचर पढ़ाने के साथ साथ में जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा है तो बच्चा कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद थर्ड आ जाता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में हमारा आ जाएगा कि शोइंग रिस्पेक्ट और बिलीव, शोइंग रिस्पेक्ट और बिलीव, कि जो टीचर ने पढ़ाया उस बेसिस पे बच्चा कितना एग्जैक्ट आंसर बता पा रहा है, कितना सपोर्टिव है, कितना वैल्यूइंग है, और कितना वो जो वैल्यूज़ है अपने से, जैसे कुछ बच्चे होते हैं सेम एज के भी होते हैं, कुछ एल्डर्स भी होते हैं, कुछ छोटे तो बच्चे, अरे तू तो मुझसे बड़ा है, तू मुझसे छोटा है, या फिर टीचर को किस तरीके से वो रिएक्ट करके उस वे में आंसर देता है। कुछ तो होते हैं बहुत ही एटीट्यूड में बोलते हैं मैडम जी मुझे नहीं पता है, कुछ कहते हैं मैम आई डोंट नो, कुछ बिल्कुल शांति से खड़े हो जाते हैं। तो ये जो वैल्यूइंग होती है यानी कि जो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं वो टीचर के लिए, तो ये सारे हमारे इस डोमेन के अंदर आते हैं। कि जैसे कुछ बच्चे हैं ना, कुछ तो बड़े एटीट्यूड में बोल देते हैं मैम मुझे नहीं आता, आई डोंट नो मैम, कुछ कहते हैं मैम आई डोंट नो, कुछ तो बेचारे बोल ही नहीं पाते। तो ये सारा हमारा वैल्यूइंग में आता है। उसके बाद फोर्थ हमारा रहता है ऑर्गेनाइजिंग। क्या ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में रहेगा कि वो एक न्यू वैल्यूज से जुड़ता है, कि जब बच्चा अपने जो अदर क्लासमेट हैं उनके साथ जब पढ़ता है तो उससे कुछ नई नई चीज़ें सीखता है, और उसकी जो कुछ जो हैबिट्स होती हैं वो बच्चा दूसरे बच्चे उसकी सीखते हैं। यानी एक इंटरचेंजिंग रहता है इसमें, कि बच्चा अपनी कुछ जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो दूसरे से शेयर कर रहा है, दूसरे की क्वालिटीज़ को अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स में होती हैं। कि जैसे बच्चे ने, 4 बच्चों ने कुछ पार्टिसिपेशन किया, किसी क्विज में किया, तो बच्चों ने स्वीकारी उसने इस तरीके से, जो उसका टॉकिंग वे था या उसका जो बोलने का तरीका था, उसमें उसने जिस तरीके से रिप्लाई दिया उसका बहुत ही अट्रैक्टिव वे था, मैं भी इसी तरीके से बोला करूँगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं बच्चे देख देख कर ही सीखते हैं। तो ये जो चारों चीज़ें थी ये हम अफेक्टिव डोमेन में अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड डोमेन रहेगा साइकोमोटर, जिसमें बच्चे कोई भी एक्शन करके, कोई भी काम करके, कोई भी स्किल दिखा के अपना परफॉर्म करते हैं, जिसका था साइकोमोटर डोमेन। क्या नाम था इसका थर्ड हमारा, साइकोमोटर, जो कि फिजिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, इसमें फिजिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स पे काम करते हैं। जो हमारा साइकोमोटर थर्ड डोमेन है इसमें हम फिजिकल और प्रैक्टिकल स्किल्स पे काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि फिजिकल जो मूवमेंट होता है, जैसे कोई भी मेन जो लर्निंग होती है वो किसके होती है, बाय डूइंग एक्शंस होती है। कि लर्निंग को हमेशा एक्शंस के द्वारा ही सीखा जाता है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटली हो। भाई बच्चा सीख रहा है, चल के सीख रहा है, याद कर रहा है, कोई एक्सप्रेशन कर रहा है, वो कभी ऊपर देख रहा है कभी नीचे देख रहा है, अरे यार क्या हो गया मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये हमारी साइकोमोटर के ही अंदर होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑल अबाउट द फिजिकल मूवमेंट, इट इज अबाउट फिजिकल मूवमेंट, यानी बच्चा फिजिकली मूवमेंट कर रहा है, देन दैट विल बी अप्लाइड ऑन द लर्नर। फिजिकल मूवमेंट, या कोऑर्डिनेशन कर रहा है, भाई बात कर रहे हैं ये भी तो एक्शन हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट।
फिजिकली मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड स्किल्स। तो ये सारे हमारे साइकोमोटर डोमेन में आ जाते हैं। साइकोमोटर डोमेन में सबसे पहला रहता है हमारा कि परसेप्शनल यूजिंग सेंसेस। परसेप्शन यूजिंग सेंसेस कि हम अपनी जो सेंसेस होती हैं उनको कितना यूज कर पा रहे हैं, है ना। परसेप्शन, तो फर्स्ट हमारा डोमेन इसमें यही, डोमेन का टर्म में यही रहेगा, परसेप्शन यूजिंग सेंसेस टू डू समथिंग। कि हम कोई भी काम करने के लिए अपनी कौन सी सेंस यूज कर रहे हैं। मान के चलिए मैं बोल रही हूँ तो कौन सी सेंस यूज कर रही हूँ, देख रही हूँ या मैं सुन रही हूँ या मैं कोई हाथ के द्वारा कोई एक्शन कर रही हूँ, तो मैं अपनी कौन सी सेंस यूज कर रही हूँ साइकोमोटर में, किसी भी काम को करने में मैं कौन सी सेंस यूज कर रही हूँ। ये सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। देन आता है आपका तो परसेप्शन के बाद हमारा सेकंड रहेगा कि सेट बीइंग रेडी टू एक्ट, बिगिन, शो रेडीनेस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारा हमारा कि जो हमने गोल बनाया कि हमें क्या सीखना है उसको हमें सेट करना है, रेडीनेस की हम जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसको सेट करना है। देन थर्ड रहता है हमारा अडेप्टेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि बच्चा कुछ चीज़ें अडेप्ट करता है दूसरे लोगों से, तो ये सारा अडेप्टेशन रहता है कि इसमें जो भी स्किल्स हैं नए टास्क के लिए, किसी भी नए काम करने के लिए, वो किसी और से इम्प्रेस होने के बाद वो उससे क्या अडेप्ट कर रहा है, वो इस डोमेन के हम साइकोमोटर के अडेप्टेशन में सीखते हैं। उसके बाद लास्ट में रहता है हमारा ओरिजिनेशन, कि जो भी नए मूवमेंट है, नए डिज़ाइंस हैं या कोई क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है, वो सारी हमारी फोर्थ ओरिजिनेशन में आती है। इसके बाद में हम लास्टली एक चीज़ देखेंगे कि हमारे ये जो तीनों डोमेन्स हैं इनका एक विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। बस ये लास्ट हमारी समराइज एक एग्जाम्पल रह गए हैं, इनको मैं समझा देती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल फॉर ऑल 3 डोमेन्स टुगेदर, कि आपको मैंने आज की क्लास में टेक्सोनॉमी जो है हमारी टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, जो मैंने आपको बताया कि ये ब्लूम टेक्नोलॉजी, ब्लूम जो थे उनकी रिसर्च है जिसकी बेस है 3 डोमेन्स, मतलब जो टेक्सोनॉमी है 3 डोमेन्स पे बेस्ड है। 3 जो डोमेन्स हैं वो रहेंगे आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो अब तीनों के मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहला मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि द स्टूडेंट विल एक्सप्लेन हाउ अ प्लांट ग्रोज। द स्टूडेंट will explain how the plant grows। पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, तीनों के एग्जाम्पल मैं क्लियरली आपको समझाऊंगी। The student will show interest in growing plant। और थर्ड हमारा रहेगा the student will seed and water it
रेगुलरली। इन तीनों एग्जाम्पल में ये तीनों मैं डोमेन्स जो हैं इनको डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, तो पहला जो हमारा सेंटेंस रहेगा कि द स्टूडेंट विल एक्सप्लेन हाउ द प्लांट ग्रोज, कि बच्चे बता रहे हैं कि प्लांट को कैसे उगाया जाएगा। ये क्या हो गई, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज हो गई एक तरीके से। क्या हो गया कि बच्चे ने सोच के, बच्चे के दिमाग में एक विचार आया और बच्चे ने बताया कि हम एक पौधा कैसे उगाएंगे। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा रहा, किसका रहा, कॉग्निटिव डोमेन का, कि बच्चे की जो नॉलेज थी वो बच्चे ने यहाँ पर अप्लाई करी, कॉग्निटिव डोमेन का हो गया। उसके बाद में देखिए सेकंड एग्जाम्पल पढ़िए, द स्टूडेंट विल शो इंटरेस्ट इन ग्रोइंग प्लांट। अब एक बच्चे ने तो बताया कि मैं आपको आज बताऊंगा कि पौधा कैसे उगाया जाता है, ठीक है, वो हो गया किसका एग्जाम्पल, कॉग्निटिव का। उसके बाद उसने देखा कि जो बच्चे क्लास में हैं क्या वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, हाँ भाई बिल्कुल कर रहे हैं, कि द स्टूडेंट विल शो इंटरेस्ट इन ग्रोइंग प्लांट। बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट है कि हाँ कि ये हमें पौधा उगाना बताएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम भी उगाते हैं। तो ये क्या हो गया, अफेक्टिव। उसने बच्चों की फीलिंग जानी कि क्या बच्चे इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, तो उसमें उसको अफेक्टिंग का है ये, कि उसमें बच्चों को नजर आया कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देन हमारा थर्ड रहा, द स्टूडेंट विल प्लांट अ सीड एंड वाटर इट रेगुलरली। बच्चों को पता चला कि पौधा कैसे उगाना है, फिर बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ वी आर इंटरेस्टेड टू प्लांट अ सीड अ प्लांट। उसके बाद में लास्टली बच्चों ने एक पौधे के लिए बीज डाला और उसमें रेगुलरली पानी देने लगे। तो ये हमारा साइकोमोटर का एग्जाम्पल रहा, साइकोमोटर। तो इस तरीके से सारी जो हमारी लर्निंग है ये तीनों, इस तरह मैंने एक ही सेंटेंस को आपको, एक ही चीज़ को तीनों डोमेन्स में रिलेट करके आपको समझाया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा कि हमारे जो तीनों डोमेन हैं आपस में इंटर रिलेशन इनका बहुत अच्छा है और इन्हीं के बेस पे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत अच्छे से काम करती है। तो ब्लूम टेक्नोलॉजी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। और आज की क्लास में इतना ही, हम बाकी हम नेक्स्ट यूनिट का नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।